हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए इंग्लिश के टॉपिक नाउन का प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। और इस पार्ट में हम इस प्रैक्टिस सेशन में नाउन के स्पॉटिंग एरर के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। तो जैसा कि मैंने नाउन के प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको नाउन के सभी बेसिक रूल और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए थे, तो आई होप आप सभी ने उस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया होगा और सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया गया है। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रीथ टेकिंग। और अगला हमारा जो 5th पार्ट है ये क्या है, नो एरर। तो आप सभी को एरर, स्पॉटिंग एरर में कॉन्सेप्ट में तो क्लियर होगा कि ये हो गया आपका रिसेंटली आई विजिटेड, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सिंगापुर एंड फाउंड, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। द सीनरीज टू बी, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। ब्रीथ टेकिंग, ये हो गया आपका 4th पार्ट। और 5th पार्ट हो गया आपका नो एरर। यदि पहले पार्ट में एरर होती है तो हमें आंसर फर्स्ट पार्ट मानना है। यदि दूसरे पार्ट में एरर होती है तो आंसर रहेगा 2। तीसरे पार्ट में एरर रहती है तो आंसर रहेगा 3। चौथे पार्ट में एरर रहती है तो आंसर रहेगा 4। और यदि कोई एरर नहीं रहती है तो आंसर हमारा रहेगा 5, यानी कि नो एरर है क्वेश्चन में तो आंसर 5। ये सभी लोग ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखूं, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ूं। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी। अब यहाँ पे मुझे ये जो वर्ड दिख रहा है सीनरीज, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो वर्ड पोएट्री है, पोएट्री अनकाउंटेबल है, तो एस लगा के हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, मतलब पोएट्रीज कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही मैंने आपको बताया था वर्ड मशीनरी, मशीनरी भी अनकाउंटेबल है, एस लगा के हम इसका मशीनरीज नहीं कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म। ऐसे ही याद रखिएगा कि जो वर्ड सीनरी होता है ये अनकाउंटेबल होता है और एस लगाकर हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट नंबर 3। और यहाँ पे जो एरर है ये क्या है, आपकी जो सीनरी वर्ड है यहाँ पे इसकी जगह रहेगा, अब सीनरीज जो वर्ड है यहाँ पे इसकी जगह करेक्ट रहेगा आपका सीनरी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, पोएट्री का कभी पोएट्रीज नहीं हो सकता है, मशीनरी का कभी मशीनरीज नहीं हो सकता है, ऐसे ही सीनरी का कभी सीनरीज नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। अब यहां पे यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड पुलिस होता है ये हमेशा क्या होता है, आपका प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जो वर्ड पुलिस होता है ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अब पुलिस जो है ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, इसीलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा द पुलिस इज नहीं होगा, जो करेक्ट होगा याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, द पुलिस आर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पुलिस है, पुलिस जो वर्ड है ये क्या है, आपका प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। मतलब कि करेक्ट होगा आपका पुलिस आर, या फिर और वर्ब की यदि मैं बात करूं तो द पुलिस हैव, या फिर बात कर सकते हैं द पुलिस वर, ये सब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस पे आपको क्या बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस पे क्या दिया हुआ है। द प्रेजेंट डेटा सो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। और पार्ट 5 है आपका नो एरर। अब यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, ये है आपका डेटास। अब याद रखिएगा कि जो वर्ड डेटा होता है, जो वर्ड डेटा होता है,
चाहे सिंगुलर फॉर्म हो या फिर प्लूरल फॉर्म हो, दोनों में इसका सेम यूज़ किया जाता है। मतलब कि वर्ड डेटा का सिंगुलर भी डेटा होता है और प्लूरल भी क्या होता है, डेटा होता है। तो यहाँ पे जो एरर है फर्स्ट पार्ट में है और यहाँ पे जो करेक्ट होगा, डेटास की जगह क्या होना चाहिए, हमारा डेटा। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम समझते हैं कि इस पे हमको क्या करना है। तो देखिए, सी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑब्लिक बुक्स। अब यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो सीधी सी बात है, सी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक वर्ड बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये हो गया आपका अ डजन ऑफ कॉपीज। अब याद रखिएगा, इसका मतलब है, इसका मतलब या तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 दर्जन कॉपियां या फिर दर्जनों कॉपियां। अब यदि मैं 1 दर्जन कॉपियां बोलूंगा तो मैं करेक्ट यूज करूंगा आ डजन कॉपीज, और यदि मैं दर्जनों कॉपियां बोलता हूं तो वहां पे मैं उसका यूज करूंगा करेक्ट डजन्स ऑफ कॉपीज। ठीक, तो याद रखिएगा, या तो होगा यहां पे आ डजन कॉपीज या फिर होगा डजन्स ऑफ कॉपीज। तो यहां पे जो एरर है ये पार्ट नंबर 2 पे है, आ डजन ऑफ कॉपीज नहीं होगा। यहां पे आपका जो करेक्ट होगा यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डजन्स ऑफ कॉपीज होगा। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन के चारों कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से इन चारों कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि जो वर्ड सीनरी है ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ एस ई एस लगा के इसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि जो पुलिस वर्ड है ये आपका प्लूरल फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो करेक्ट हो जाएगा यहां पे आर। थर्ड क्वेश्चन को देखें तो याद रखिएगा कि जो वर्ड डेटा होता है इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में ही यूज डेटा के रूप में ही करते हैं। मतलब इसका डेटास कभी नहीं होगा प्लूरल, सिंगुलर में भी डेटा रहेगा और प्लूरल में भी क्या रहेगा, डेटा रहेगा। और चौथे में आपको मैंने बताया कि डजन्स ऑफ कॉपीज होगा या फिर आ डजन कॉपीज होगा। तो ये मैंने आपको बताए हैं 4 रूल। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सभी क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे उसने क्या बोला है। ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। मतलब यहां पे उसने बोला है कि उसने मुझे बोला कि टेलीग्राम को कैपिटल लेटर में लिखना है। अब कैपिटल लेटर में लिखना है कि कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा, क्योंकि यदि यहां पे मैं बात करूं लेटर, लेटर का मतलब केवल एक लेटर। अब क्या मैं पूरे टेलीग्राम को एक लेटर में लिख सकता हूं क्या? नहीं। तो वहां पे मुझे बहुत से लेटर का उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे करेक्ट होगा इन कैपिटल लेटर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पे पार्ट नंबर 4 में एरर है और यहां पे लेटर की जगह क्या यूज होगा, लेटर्स। तो याद रखिएगा कैपिटल लेटर्स होगा और स्मॉल लेटर्स होगा। तो ये चीज आप अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्या है। You cannot master physics without learning the formula that govern it। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो आप फिजिक्स में मास्टरी तब तक नहीं कर सकते जब तक उसके फॉर्मूले को ना पढ़े। बिना फॉर्मूले को पढ़े उसके आप मास्टर नहीं कर सकते। अब फिजिक्स में यदि हम बात करें तो फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला होंगे। अब फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला का हमको प्लूरल फॉर्म यूज करना होगा, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूलाज होगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको और बहुत डीप का बताता हूं, तो ध्यान से समझिएगा कि क्या, यदि मैं बात करता हूं वर्ड फॉर्मूला की, यदि मैं बात करता हूं वर्ड फॉर्मूला की, तो इसका सिंगुलर फॉर्म तो फॉर्मूला होता है, लेकिन यदि मैं बात करूं इसके प्लूरल फॉर्म, तो फॉर्मूला वर्ड के प्लूरल फॉर्म में 2 वर्ड होते हैं। एक होता है आपका फॉर्मूलास
और एक होता है आपका फॉर्मूलेई, LAE। अब बात समझिए, यदि मैं बात करता हूं फॉर्मूलाज का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि यदि हम इसका उपयोग एप्लीकेशन में, मेथड ऑफ एप्लीकेशन इस रूप में कर रहे हैं तो यहां पे हम वर्ड फॉर्मूलाज का उपयोग करेंगे। और यदि यहीं पे मैं बात करता हूं फॉर्मूले की, तो यहां पे यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो मीनिंग रूल्स ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के रूल की बात होगी। यदि फिजिक्स के रूल की बात होगी तो वहां पे हम इसके बहुत सारे रूल्स की बात होगी, प्लूरल फॉर्म में रूल्स की बात होगी, तो करेक्ट हम यूज करेंगे फॉर्मूलेई। तो जो करेक्ट यहां पे होगा आपका, ये फॉर्मूला वर्ड नहीं होगा, यहां पे करेक्ट हम यूज करेंगे फॉर्मूलेई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला जो वर्ड है इसका सिंगुलर फॉर्मूला होता है, लेकिन प्लूरल दो होते हैं, एक होता है फॉर्मूलाज और एक होता है फॉर्मूलेई। अब फॉर्मूलाज क्या होता है, मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यदि इस हमको करना है तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन यदि उस रूल में करना है तो हम फॉर्मूलाज करेंगे, और यदि फॉर्मूलेई की बात करें तो मीनिंग रूल्स ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के रूल के रूप में यदि हमको उसका उपयोग करना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूलेई को करेंगे। अब यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बात हो रही है कि उसके फॉर्मूलाज के फॉर्मूलेज के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्मूलेई। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्या है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। ये बहुत डीप का क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा कि क्या बता रहा हूं आपको। देखिए, दो चीजें होती हैं भाई, एक होती है प्राइस और एक होती है कॉस्ट। ठीक, दो चीजें होती हैं, एक होती है प्राइस और एक क्या होती है, कॉस्ट होती है। अब प्राइस क्या होती है, प्राइस मतलब अमाउंट पेड बाय कस्टमर, मतलब कि जिस अमाउंट को देकर कस्टमर किसी वस्तु को खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि कस्टमर के द्वारा दी जाने वाली अमाउंट को क्या बोला जाता है, प्राइस। वहीं यदि मैं बात करूं कॉस्ट, तो कॉस्ट का मतलब होता है अमाउंट पेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑब्लिक शॉपकीपर, यानी कि मैन्युफैक्चरर या फिर शॉपकीपर या फिर डीलर के द्वारा जो अमाउंट पेड की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया। मैंने आपको बताया कि कस्टमर के द्वारा पेड की जाने वाली अमाउंट क्या कहलाती है, प्राइस, और मैन्युफैक्चरर या फिर शॉपकीपर के द्वारा पेड की जाने वाली अमाउंट क्या कहलाती है, कॉस्ट। तो अब यदि क्वेश्चन को देखें, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। अब यहां पे बात हो रही है प्रोडक्शन की और इंडस्ट्रियल सेक्टर की। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है। अब मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है तो आप बताइए कि यहां पे हम प्राइस का यूज करेंगे कि यहां पे हम कॉस्ट का यूज करेंगे। तो यहां पे तो हम कॉस्ट का यूज करेंगे, तो सीधी सी बात है यहां पे हमारा पार्ट नंबर 1 में एरर है और यहां पे प्राइस की जगह क्या होगा, कॉस्ट होगा। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको हम बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होती हैं, कंपाउंड नाउन मीन्स होता है सम नाउन्स विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। मतलब कि ऐसी नाउन जो 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है ऐसी नाउन जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से यूज होती हैं, बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अब यहां पे यदि मैं बात करूं वर्ड सिस्टर इन लॉ की, तो जो सिस्टर इन लॉ वर्ड होता है ये क्या है, आपका कंपाउंड नाउन है। अब याद रखिएगा
कंपाउंड नाउन की यदि हम बात करें तो उस पे जो पहला वर्ड होता है, हमको यदि प्लूरल करना हो तो हम पहले वर्ड का ही प्लूरल करते हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में पार्ट 1 में देखें ऑल हिज यानी कि उसकी सभी, मतलब कि प्लूरल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ का प्लूरल करना है। तो अब यहाँ पे यदि हम सिस्टर इन लॉ का प्लूरल करेंगे तो जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका सिस्टर्स इन लॉ। तो याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका सिस्टर्स इन लॉ। तो यहाँ पे करेक्ट सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉस। तो याद रखिएगा कि कंपाउंड नाउन में यदि हमको प्लूरल करना हो तो हम उसके पहले वर्ड का प्लूरल करते हैं, ना कि लास्ट का। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप सभी लोग कि सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे यदि हम फिर से इन चारों क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में यदि हम बात करें तो हमको टेलीग्राम लिखना था। अब टेलीग्राम एक लेटर में तो लिखेंगे नहीं, बहुत से लेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म ले लिया हमने लेटर्स। उसके बाद यदि यहाँ पे हम बात करें तो फिजिक्स में मास्टरी की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 6 में। अब फिजिक्स में मास्टरी की बात हो रही है तो उसके हमको सभी फॉर्मूले, सभी नियम को याद रखना पड़ेगा। अब इसके लिए फिजिक्स के नियम प्लूरल फॉर्म में, तो फिजिक्स के नियम प्लूरल फॉर्म में उसको हम करेक्ट बोलते हैं फॉर्मूले। तो यहां पे जो फॉर्मूला है उसकी जगह करेक्ट रूप में क्या होगा, फॉर्मूले ही होगी। आप फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं, उस पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कस्टमर के द्वारा पेड करने वाली अमाउंट को प्राइस बोलते हैं और आपका मैन्युफैक्चरर या फिर शॉपकीपर या फिर डीलर के द्वारा पेड की जाने वाली अमाउंट को कॉस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सब बात हो रही है, मतलब मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है, इसलिए प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, कॉस्ट। और क्वेश्चन नंबर 8 में यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट बताया। कंपाउंड नाउन क्या होती है, ऐसी नाउन जो 2 और 2 से ज्यादा वर्ड से मिलकर बनती हैं, कंपाउंड नाउन कहलाती हैं। अब कंपाउंड नाउन में जब भी आपको प्लूरल करना हो तो आपको पहले वर्ड का प्लूरल फॉर्म यूज करना है। तो यहां पे सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। तो आई होप आपको ये 8 क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि इस पे क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो विमेन आफ्टर विमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी। अब यहां पे सीधी सी बात है कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नाउन और फिर क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन और फिर सेम नाउन, यदि ये कंडीशन आपको दिखती है तो उस केस में दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर यूज होती हैं। ठीक, नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर सेम नाउन, तो उस केस में हमारी दोनों नाउन सिंगुलर यूज होती हैं। तो यहां पे यदि मैं पार्ट 1 में देखूं तो विमेन आफ्टर विमेन, अब यहां पे नाउन फिर प्रीपोजिशन और फिर सेम नाउन, तो दोनों नाउन सिंगुलर होनी चाहिए। और यदि यहां पे मैं देखता हूं तो जो विमेन है ये प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, वुमन। तो WOMAN, तो ये हो जाएगा आपका वुमन आफ्टर वुमन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आपके इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में एरर थी, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो उस केस में याद रखिएगा कि दोनों नाउन क्या होती हैं, सिंगुलर यूज होती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्या है। वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू आर नॉट सिंसियर। अब एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं तो ध्यान से आप समझ लीजिए इसको कि यदि हम बात करते हैं वन ऑफ द, या फिर हम बात करते हैं ईच ऑफ द, या फिर हम बात करते हैं नन ऑफ द। ठीक, यदि हम बात करते हैं वन ऑफ द, ईच ऑफ द या फिर नन ऑफ द, तो याद रखिएगा कि
इन सभी के बाद जो नाउन यूज होती है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। मतलब कि वन ऑफ द, ईच ऑफ द और नन ऑफ द के बाद यदि काउंटेबल नाउन है तो हम उसका कौन सा फॉर्म लेंगे? प्लूरल। और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो उस अनकाउंटेबल नाउन को हम एज इट इज लिख देंगे, यानी कि सेम टू सेम लिख देंगे। तो आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि वन ऑफ द, ईच ऑफ द और नन ऑफ द के साथ यदि काउंटेबल नाउन रहती है तो हम उसका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, और यदि अनकाउंटेबल नाउन है तो हम उसे सेम टू सेम यूज कर लेते हैं। अब यहां पे यदि हम पार्ट 1 में ध्यान से देखें तो पार्ट 1 में देखें तो वन ऑफ द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम जो है ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? एस। तो करेक्ट हो जाएगा प्रॉब्लम्स। तो यहां पे पार्ट 1 में एरर थी, वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? प्रॉब्लम्स। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया इस पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखें तो इस पे क्या दिया हुआ है कि आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अब यहां पे मैंने क्या किया, देखिए राम और सीता, सबसे पहले बात करूं मैं तो राम और सीता ये क्या है? कपल है। अब कपल है तो सीधी सी बात है कि इन दोनों का जो हाउस होगा, आप बताइए वो सेम होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। अब दोनों का हाउस एक ही है, मतलब कि दोनों का जो यहाँ पे घर है वो एक है। अब दोनों का घर एक है मतलब यहाँ पे जो कंडीशन लग रही है हमारी वो क्या लग रही है? जॉइंट पोजीशन की लग रही है। ठीक, अब यहां पे हमारी कंडीशन लग रही है जॉइंट पोजीशन की, और मैंने आपको बताया था कि जॉइंट पोजीशन की कंडीशन पे, यानी कि कुछ यदि दो या दो से ज्यादा लोगों का किसी चीज पे संयुक्त अधिकार है तो जो लास्ट नाउन होती है हम उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। मतलब कि जॉइंट पोजीशन के केस में हम केवल लास्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, बाकी नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते। तो यहां पे राम्स एंड सीताज हाउस नहीं होगा, यहां पे जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? राम एंड सीताज हाउस। तो यहां पे करेक्ट ये होगा क्योंकि राम और सीता दोनों का घर एक ही है, इसीलिए यहां पे जो लास्ट नाउन सीता है हमने उसके साथ बस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, राम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया कि मैंने आपको क्या बताया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि इस पे क्या लगा हुआ है कॉन्सेप्ट। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस सेड द टीचर। अब सीधी सी बात, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसका भी, जब मैंने आपको नाउन के कॉन्सेप्ट बताए थे तो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे। एक वर्ड बताया था मैंने आपको एनीबडी, उसके अलावा मैंने आपको बताया था समबडी, उसके अलावा मैंने आपको बताया था नोबडी, उसके अलावा मैंने आपको बताया था एवरीबडी। तो मैंने आपको बताया था कि इनके पोजेसिव केस में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो अब सीधी सी बात है एवरीबडीज, अब देखिए आप एवरीबडीज बिजनेस, यहां पे एवरीबडी का पोजेसिव केस एवरीबडीज, ये भी करेक्ट है। इज नोबडीज बिजनेस, यहां पे नोबडी का पोजेसिव केस नोबडीज, ये भी करेक्ट है। सेड द टीचर, अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 5, नो एरर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारी कोई भी एरर नहीं है। तो आप याद रखिएगा भाई कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा सकता है उसके पोजेसिव केस में। तो यहां पे मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में जो कॉन्सेप्ट बताए एक बार फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको क्या बताया? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। तो याद रखिएगा दोनों नाउन क्या होंगी? सिंगुलर होंगी। ऐसे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बताया वन ऑफ द, ईच ऑफ द, नन ऑफ द के साथ यदि काउंटेबल नाउन है तो उसका हम हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन
नाउन है तो उसको एज इट इज यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जॉइंट पोजेशन यानी कि संयुक्त अधिकार के केस में हम लास्ट वाली नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग करते हैं, तो यहां पे हमारा राम एंड सीताज हाउस आएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने आपको बताया कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग किया जाता है पॉजिटिव केस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे और इस पे देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, आई लाइक योर सजेशन एंड नो बडीज एल्स। अब मैंने आपको बताया है, अब भी पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि एनी बडी, समबडी, नो बडी, तो इसको लिख भी देता हूं कि एनी बडी, उसके अलावा हम बात करते हैं समबडी, उसके अलावा मैंने बात की अगर नो बडी, एनीवन, समवन, ये सब, तो इन सभी के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक और रूल बताया था जब मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि एनीबडी, समबडी और नोबडी के साथ एल्स लगा हुआ है तो उस केस में हम एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग उस एल्स के साथ करते हैं। तो यहां पे यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो आई लाइक योर सजेशन एंड नो बडीज एल्स, ये नहीं होगा। यहां पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका नो बडी एल्सिस। जो एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग होगा वो कहां पे होगा भाई, एल्स के साथ होगा। तो याद रखिएगा एनीबडी, समबडी, नोबडी, यदि ये सब वर्ड नॉर्मली अकेले हैं, इनके साथ एल्स नहीं है, तो एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग इन्हीं के साथ होगा। लेकिन यदि एनीबडी, समबडी, नोबडी के साथ एल्स वर्ड भी है तो एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग उस एल्स के साथ होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि क्या है। इट इज साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिसीज फ्री लाइफ। अब आप सभी लोगों ने ये कहावत, तो इंग्लिश में कुछ सेंटेंस रहते हैं जो कि नॉर्मल सेंटेंस रहते हैं, सभी लोग इसको सुनते रहते हैं। तो आप खुद बताइए कि लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन होता है कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन होता है। तो यहां पे करेक्ट जो होता है वो होता है लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, ना कि लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। तो यहां पे पार्ट नंबर 2 में एरर है, यहां पे करेक्ट क्या हो जाएगा, लाफ की जगह लाफिंग। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन में क्या था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे और इस पे देखते हैं कि क्या है। Her hairs was messed up badly in the wind by the time she reached the function hall। अब यहां पे यदि मैं बात करता हूं हेयर्स की तो आप बात समझिएगा। हेयर क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब हेयर कलेक्टिव नाउन है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, क्या बताया कॉन्सेप्ट, कि यदि कलेक्टिव नाउन एक समूह के रूप में है तो हमको उनको सिंगुलर यूज करना है, और यदि वो डिवाइड हो जाते हैं तो उस केस में हमको प्लूरल यूज करना है। अब यहां पे यदि आप ध्यान से इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझें, हर हेयर्स वॉज मेस्ड अप बैडली, मतलब कि उसके बाल बुरी तरह बिखर गए। अब यहां पे उसके बाल बुरी तरह बिखर गए हैं, मतलब सभी बालों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अब बाल तो पूरे बिखरे हुए हैं। तो यहां पे ये एक कलेक्टिव नाउन के रूप में, अब कलेक्टिव नाउन के रूप में है, और यहां पे यदि आप देखें तो वर्ब भी सिंगुलर है। यदि हेयर्स होता तो फिर यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होना था, लेकिन यहां पे वर्ब तो सिंगुलर है, वॉज है, मतलब यहां पे हेयर्स नहीं होगा, यहां पे करेक्ट होगा आपका हेयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया कि उसके सभी बाल बिखर गए। अब कलेक्टिव नाउन यदि एक समूह के रूप में काम करती है तो उनको सिंगुलर लेना है, और यदि डिवाइड हो जाती है तो प्लूरल लेना है। तो यहां पे यदि हम बात करते हैं तो उसके सभी बाल बिखर गए एक समूह के रूप में है, एक ग्रुप के रूप में है, इसलिए यहां पे हमको इसको सिंगुलर लेना होगा, हेयर्स नहीं होगा। यहां पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हेयर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए मैंने और लेके आया हूं।
तो आप इसको भी ध्यान से समझेंगे तो ये और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए इधर पे देखिए आप, सम ऑफ हर हेयर्स आर टर्निंग ग्रे, मतलब कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए। अब आपको पता है कि हेयर जो होता है ये आपका क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। हेयर वर्ड कलेक्टिव नाउन है। अब हेयर वर्ड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है तो सीधी सी बात यहाँ पे समझे हम, यहाँ पे तो सम ऑफ हर हेयर्स आर टर्निंग ग्रे, उसके कुछ बाल सफेद हुए, मतलब पूरे बालों के बारे में बात नहीं हो रही है, कुछ बाल के बारे में बात हो रही है। मतलब हमारी जो कलेक्टिव नाउन है ये डिवाइड हो गई। अब कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो गई तो सीधी सी बात है प्लूरल वर्ब और इसके प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे इसका प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि हेयर का प्लूरल फॉर्म हेयर्स होगा और आर तो आप देख लीजिए प्लूरल वर्ब यूज कर ही रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट आपका लग रहा था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं कि इस पे क्या बताया गया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 16 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में अब आपको क्या बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, Women athletes have performed far better than men athletes this sport season। मतलब कि जो विमेन एथलीट्स हैं उन्होंने मैन एथलीट से बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो एथलीट्स आप देखिए प्लूरल है और यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है, इसीलिए जो विमेन है ये भी क्या आई आपकी प्लूरल आई। तो सीधी सी बात है, आपको भी पता है यदि मैं बोलूँगा वन एथलीट बोलूँगा और यदि टू हो जाएंगे तो फिर टू एथलीट्स बोलूँगा। अब यहाँ पे एथलीट्स हैं तो क्यों है एथलीट्स, क्योंकि यहाँ पे वुमन जो है उसका प्लूरल फॉर्म है विमेन एथलीट्स। तो सीधी सी बात है, यहां पे भी यदि एथलीट्स है तो यहां पे मैन का प्लूरल फॉर्म यूज होगा तो यहां पे करेक्ट हो जाएगा मैन एथलीट्स। तो यहां पे करेक्ट होगा आपका मैन एथलीट्स। तो यहां पे पार्ट नंबर 3 में आपकी एरर थी और यहां पे करेक्ट क्या हो जाएगा, मैन एथलीट्स। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे कि क्या है। एक बार इन चारों क्वेश्चन को और रिवाइज करके देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें आप, एनीबडी, समबडी, नोबडी के साथ यदि एल्स लगा है तो एपोस्ट्रॉफी एस का उपयोग हम एल्स के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में तो सीधी सी एक आपको नॉर्मल सेंटेंस आ गया इंग्लिश का कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो ये तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि यदि कलेक्टिव नाउन एक समूह के रूप में है तो वहां पे हम उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और यदि वो डिवाइड हो जाती हैं तो प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो उसके सभी बाल बिखर गए एक कलेक्टिव नाउन के रूप में काम हुआ है, इसलिए यहाँ पे हेयर नहीं होगा, यहाँ हेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका हेयर। और उस यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया मैंने समझाया भी है। और क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो विमेन एथलीट्स है परफॉर्म्ड फार बेटर देन मैन एथलीट्स। अब एथलीट्स प्लूरल है तो यहाँ पे मैन भी प्लूरल हो जाएगा मैन। तो आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। There were a great many questions which were left unanswered at the end of investigation। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं कि a good many या फिर a great many, अ गुड मैनी या फिर अ ग्रेट मैनी के बाद याद रखिएगा कि यदि काउंटेबल नाउन है तो हम उसका प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। मतलब कि अ गुड मैनी और या फिर अ ग्रेट मैनी के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। तो यदि मैं पार्ट 1 में इसके देखता हूं तो देयर वर अ ग्रेट मैनी क्वेश्चन, तो यहां पे क्वेश्चन नहीं होगा, इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस। तो आपका जो आंसर होगा वो पार्ट 1 में एरर है और यहां पे क्या हो जाएगा आपका अ ग्रेट मैनी क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में और इस पे देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। ही नॉक्ड आउट 4 टूथ्स ऑफ हिज असाइलेंट
विथ अ सिंगल पंच दैट नाइट। अब एक चीज आप याद रखिएगा, यदि मैं बात करता हूं टूथ, यहां पे यदि मैं बात करूं तो फोर मतलब कि प्लूरल फॉर्म है। अब आप बात याद रखिएगा कि जो वर्ड टूथ होता है, जिसे हम दांत बोलते हैं, इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है भाई, टीथ। तो याद रखिएगा कि टूथ का प्लूरल फॉर्म टूथ्स नहीं होता भाई, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, टीथ्स होता है। तो यहां पे फोर टूथ्स नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, फोर टीथ। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन पार्ट 2 पे, इसके एरर है। और यहां पे फोर टूथ नहीं होगा, क्या होगा, फोर टीथ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टूथ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, टीथ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि क्या है इस पे। देयर आर 2 scores ऑफ बुक विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था नाउन के, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे तो उस पर मैंने आपको बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स नाउन जो होती हैं, जैसे मिलियन हो गया, बिलियंस हो गया, थाउजेंड्स हो गया, हंड्रेड्स हो गया, स्कोर्स हो गया, डजन्स हो गया, ये ऑलरेडी प्लूरल होती हैं। लेकिन यदि इनके साथ कोई नंबर यूज होता है तो फिर उस केस में हम उनको सिंगुलर यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मिलियंस ऑफ पीपल या फिर 10 मिलियन पीपल। तो यहां पे यदि मैं बात करूं पार्ट 1 में देखता हूं, यदि मैं इसके पार्ट ए में देखता हूं तो सीधी सी बात देखूं यहां पे मैं, तो यहां पे आप देखें तो जो स्कोर्स है इसके साथ 2 लगा हुआ है। अब स्कोर्स के साथ 2 लगा हुआ है, इसलिए यहां पे अब ये प्लूरल फॉर्म में यूज ना होके सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। तो यहां पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब यदि मैं बात करता हूं ऐसे, यदि मैं बात करता हूं डजन्स, तो ये अभी तो प्लूरल है, लेकिन यदि इसके आगे मैंने नंबर लिख दिया 5 तो अब ये डजन्स नहीं हो जाएगा, अब ये क्या रहेगा, केवल डजन। तो आपको मैंने बताया है कि कुछ न्यूमेरिकल्स जो नाउन होती हैं, यदि उनके पहले नंबर लग जाता है तो फिर हम उनको सिंगुलर यूज करते हैं। उसी में से एक स्कोर होता है, यदि ये जनरली रहता स्कोर्स है, लेकिन यदि इसके पहले नंबर यूज हो गया तो फिर ये सिंगुलर यूज होगा, स्कोर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं क्या है। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। अब यहां पे यदि मैं बात करता हूं तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब समझाए तो ये चीज बताई थी कि जो शीप होती है उसका प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होता है, कभी इसको हम एस यस नहीं लगा सकते। तो यहां पे शीप्स की जगह क्या आ जाएगा, आपका शीप। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बताया। तो यहां पे इस 4 क्वेश्चन में जो 4 कॉन्सेप्ट लगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी के बाद याद रखिएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। यदि हम बात करें सिंगुलर होता है टूथ, और क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग सिंगुलर होता है टूथ और उसका प्लूरल फॉर्म होता है टीथ, ना कि टूथ्स। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो न्यूमेरिकल्स नाउन जनरली होती तो प्लूरल है, लेकिन यदि उनके पहले नंबर लग जाता है तो फिर उनको सिंगुलर यूज करते हैं। तो ये लगा। और यदि क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो शीप्स नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, शीप। तो ये हमारी एरर थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इस पे क्या कॉन्सेप्ट है। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। अब यहां पे आप देखें तो आई हैव मैनी वर्क्स, यानी कि मेरे पास बहुत सारा काम है। अब जो वर्क है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या हम इसका प्लूरल फॉर्म यूज कर सकते हैं एस यस लगा के? नहीं। तो यहां पे जो वर्क्स नहीं होगा, यहां पे करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका वर्क। अब आप बोलेंगे साहब कि सीधी सी बात है सर, यहां पे तो हमने भी एक सेंटेंस सुना है, राम वर्क्स हार्ड। अब आप बात समझिएगा, वर्क का 2 प्रकार से यूज होता है, एक होता है नाउन के रूप में और एक होता है वर्ब के रूप में। अब यहां पे वर्क जो है ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है कि आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, मतलब मुझे बहुत सारा काम करना है। अब यहां पे सीधी सी बात है कि यहां पे वर्क जो है
एज ए नाउन यूज हो रहा है, और एज ए नाउन जो वर्क होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए हम उसके साथ एस ई एस नहीं लगा सकते। लेकिन यदि हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसपे हम वर्क को एज ए क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस केस में हम वर्क के साथ क्या लगा देते हैं, एस। तो याद रखिएगा, नाउन के रूप में कभी भी वर्क का प्लूरल फॉर्म एस लगा के नहीं हो सकता है, लेकिन वर्ब के रूप में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, उस केस में हम वर्क के साथ एस लगाते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इसमें क्या है। आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग, और फिर इस पे पार्ट 4 है आपका नो एरर। अब मैंने आपको बताया भाई कि यदि कुछ न्यूमेरिकल्स जो नाउन हैं, यदि उनके पहले नंबर यूज होता है तो वो सिंगुलर यूज होती है। अब यदि यहाँ पे मैं बात करता हूँ 200 रुपीज नोट की, अब सीधी सी बात है, यदि यहाँ पे मैं बात करूँ तो सीधी सी बात है कि 200 रुपीज नोट्स नहीं होगा। यहाँ पे ये जो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 200 रुपी नोट्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि 100 रुपी नोट्स होगा, ना कि 100 रुपीज नोट्स होगा। ऐसे 10 रुपी नोट होगा, ना कि 10 रुपीज नोट्स होगा। ऐसे ही 200 रुपीज नोट्स होगा। तो यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा 200 रुपी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया भी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इस पे देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडीइंग। अब यदि बात करते हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 23 में बात करें तो स्पेक्टेकल्स जो होते हैं, जो चश्मा होता है, ये पेयर में होता है। मैंने आपको बताया कि कुछ नाउन जो पेयर में होती हैं तो उनको हम हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेक्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेक्टिकल्स। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर रहेगा। ऐसे ही यदि यहाँ पे अगर बात करेगा वो इसकी जगह ग्लास की बात करता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे ये पेयर में रहेगा, तो हम ग्लास नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, ग्लासेस लेंगे। तो याद रखिएगा, स्पेक्टिकल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि शू नहीं होता है, शूज होता है, पेयर में रहता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि सीजर नहीं होता है, सीजर्स होता है, क्योंकि ये प्लूरल रहता है, ये पेयर में रहते हैं। पेयर में है तो इनका हम हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या है। आई हैव टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि समर वेकेशन होता है, ना कि समर वेकेशंस होता है। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा समर वेकेशन। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था इन क्वेश्चन में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने आपको क्या बताया है कि नाउन के रूप में जो वर्क होता है ये अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ हम एस यस लगा के इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया, मैंने आपको बताया कि 10 रुपी नोट होता है, 100 रुपी नोट होता है, 200 रुपी नोट होता है, 500 रुपी नोट होता है, रुपीज नहीं होता है। तो इस पे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बताया कि स्पेक्टिकल्स होता है, ना कि स्पेक्टिकल होता है, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, चश्मे में 2 ग्लास होते हैं इसलिए। और यदि कभी इसका ग्लास का क्वेश्चन रहेगा तो याद रखिएगा वो भी पेयर में रहेगा, ग्लासेस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसमें आपको पता ही है कि समर वेकेशंस कभी नहीं होता, समर वेकेशन होता है। तो यहां पे आपका ये एरर थी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, और आई होप यदि ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेते हैं और इस पे यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा
जो भी एग्जाम देने जाएंगे आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं नाउन के एरर डिटेक्शन का पार्ट 2 भी कराऊंगा, जिस पे करीब हम 44-45 क्वेश्चंस और करेंगे। वो थोड़ी लो लेवल से स्टार्ट होके हाई लेवल तक जाएंगे। यहाँ पे लेवल हाई था, अब वहाँ पे इजी, मॉडरेट और हार्ड भी रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, जो वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।